हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसके अंदर मैं आज आपको हिंदी के अंतराल टू ऐच्छिक सरल व्याख्या के जो भी ये 12वीं के हिंदी के जितने भी हमने काव्य करवा रखे हैं उसके एक आगे का करवाएंगे, जिसके अंदर रघुवीर सहाय द्वारा रचित वसंत आया के बारे में हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम दोनों सिस्टर है, मेरा नाम है ब्यूटी और मेरी सिस्टर का नाम है स्वीटी। हम दोनों इस चैप्टर को डीप एकदम डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज लाइन। और अक्सर ऐसा होता है ना कि काव्य को हम समझने में थोड़ा हमें मुश्किल आती है, तो उसी को हम समझाएंगे। तो ये विषय सूची में आप जैसे कि देख सकते हैं, इसके अंदर हमने बहुत सारे करवा दिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा भी करवा चुके हैं, विष्णु खरे वाला भी करवा चुके हैं। अब सिर्फ रह चुका है हमारा काव्य खंड में रघुवीर सहाय द्वारा। और ये रघुवीर सहाय वाला बहुत ही अच्छा है। ये रघुवीर सहाय जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही रह चुका है। तो अब इसके बारे में हम बताएंगे। तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जैसे कि अगर आपको कभी याद ना आए तो ज़्यादातर जो लेखक होते हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, जन्म तिथि आपको याद करनी है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर टिक मार वाले क्वेश्चन में जन्म तिथि या उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ, वो कौन से स्थान में, तो ये सब कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो हमें सबको ध्यान में देख कर चलना है। तो ये रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ, उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई थी और वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। तो उन्होंने, अब ये भी आ सकता है कि एमए उन्होंने कहाँ से किया था, तो आप बता सकते हैं कि 1951 में अंग्रेजी साहित्य से किया था। उन्होंने हिंदी से नहीं किया था, उन्होंने अंग्रेजी से किया था। रघुवीर सहाय पेशे से एक पत्रकार थे, और वो क्या थे, एक पत्रकार थे, आप ये भी बता सकते हैं उनके बारे में। और उनका जो जन्म हुआ था वो 1929 से, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1990 में हुई थी। तो आप इन सब के बारे में फिर से कुछ और समय तक अवकाश से समाचार विभाग में रहे, तो उन्होंने ज़्यादातर समाचार पत्रकारिता का ये सब किया था, ये सब आएगा। फिर साहित्य की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि नई कविता के कवि थे। वो पुरानी कविताएं नहीं लिखते थे, वो जैसे कि कोई नई ज़माने की, नई धारणा की कविताएं होती हैं तो वो नई कविताएं लिखते थे। और उनकी प्रमुख कविताएं अज्ञा द्वारा संपादित द्वारा सपदक में संकलित हैं। तो उनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं वो सपदक में संकलित हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य संरचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सर्वजनात्मक रूप से उपयोग किया है, ये भी आप बता सकते हैं। वे मानते हैं कि अखबार की खबरों में दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। आप कई बार जानते हैं कि जो अखबार होता है उसके अंदर जो पीड़ा होती है वो नहीं, कभी कभार नहीं बताई होती, कभी कभार कुछ और बताया होता है, कभी कभार कुछ, लेकिन जो असली चीज़ होती है वो नहीं बताई होती। तो यही बता रहे छिपी होती है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी अलग नई काव्य भाषा का विकास किया। मैंने आपको बताया था कि ये नई कविता के कवि थे, तो उन्होंने नई काव्य भाषा का भी विकास किया था। उनकी काव्य भाषा सटीक, दो टुक और विवरण प्रदान है। तो ये भी आ सकता है कि उनकी जो काव्य भाषा, ज़्यादातर आती है लेखकों की भाषा, जन्म, ये सब आप याद कर लेंगे, उनका कार्य, उन्होंने क्या किया था, कौन से पढ़ाई की थी, तो ये सब और प्रमुख रचनाएं होती, ये सब भी आती है। प्रमुख रचनाएं में उनकी प्रमुख रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं भी आ सकती है। बस थोड़ा थोड़ा याद करना है, उतना जरूरी याद करने का पूरा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इनका याद कर लेना, ये सब आ सकता है। तो अब हम इनका काव्य स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस लेखक का परिचय में जो जो आना था वो मैंने आपको बता दिया। वसंत आया में हम पढ़े थोड़ा इसका कविता का, जब आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई कविता स्टार्ट करवाते हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा उसका सार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पूरा जो काव्य होता है वो पूरा अच्छी तरह से समझने आ रहा था। तो आज हम यही बताएंगे कि वसंत आया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वसंत आया में जो कवि हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं वो प्राकृतिक से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि आप जब हम सब आजकल जो भी त्यौहार आते हैं वो हम ये नहीं देखते कि प्राकृतिक से, कैसे मौसम से आया है, मतलब हम जो परिवर्तन होते हैं वातावरण में उनको देख के पता ही लगाते, हम ये पता लगाते हैं कैलेंडर को देख के। किसी भी कैलेंडर में हम देखते हैं कि अच्छा आज ये था, आज ये फेस्टिवल था, हम उसके वातावरण को देख के ही लगाते। तो यहीं पे जो रघुवीर सहाय जी हैं वो अपनी इस कविता के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के परस्पर टूटते बंधनों को उजागर किया है। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक से दूर होते जा रहा है, वो अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त होते जा रहा है कि उसको प्राकृतिक के जो सुखों और आनंदों को उठाने का उसके पास समय तक भी नहीं बचा है। इसमें उन्होंने पूरा बता रखा है, इसमें बता रखा है कि जब वसंत ऋतु आता है तो लोग उसकी जो प्राकृतिक में हो रहे परिवर्तनों से उसका पता नहीं लगाते, उसका पता वो लोग इस कैलेंडर को देख के लगाते हैं एक तरह से। और इन्होंने और भी बता रखा है कि ऋतु में होने वाला परिवर्तन तो रूप में होता ही है,
पत्तों का झड़ना। अब ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। पत्तों का झड़ना, कोपलों का फूटना, हवाओं का बहना, डाक के जंगलों का दहकना, भंवरों का गूंजना, बाग बगीचों में इधर उधर घूमना मंडराना, यह क्रम अब भी प्राकृतिक रूप में नियंत्रण चलता है। तो यही सब होता रहता है लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। तो दिन भर की दौड़ धूप में उसकी दृष्टि इस प्राकृतिक परिवर्तन की ओर कभी नहीं उठती। जो मनुष्य होता है उनकी दृष्टि एकदम दौड़ धूप में, दिनचर्या आप सब जानते हैं कि कैसी व्यस्त में बीतती है, तो कोई भी इन प्राकृतिक चीज़ों पे नहीं देखता। बस वो देखता है कि कैलेंडर में कौन सा दिन आ रहा है। तो ये सब इन्होंने बता रखा है कि जो लोग हैं वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं एक तरह से समाज के बारे में, कि वो जो लोग हैं वो प्राकृतिक से कैसे दूर हटते जा रहे हैं। उन्हें मतलब प्रकृति की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, वो देखते नहीं है ना, वो इन सुखों का आनंद ले पा रहे हैं। वो अपने जीवन में बस एक व्यस्त उलझ के रह चुके हैं। तो यही बात बताएंगे। अब ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, तो जैसे अब मैं थोड़ा एक बार पढ़ के देती हूँ, फिर उसकी व्याख्या करूँगी। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवीर से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई, चली गई। तो मैंने यहाँ पे पूरा ये जो काव्य था, ये थोड़ा सा पैराग्राफ इसका पढ़ के बता दिया। मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी, बहुत ही अच्छा समझाऊंगी। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा आपको। जैसे बहन दा, तो यहाँ पे दा वर्ड जो है ना वो इसलिए यूज़ किया गया जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए ना, तो बंगाली में, तो ये लेखक समझ लो एक तरह से बंगाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बंगाली में जो दा है वो किसी सम्मानित, जो भी सम्मान व्यक्ति है वो सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इन्होंने बताया लेखक ने, जैसे बहन दा कहती है, तो लेखक अपनी बहन के बारे में याद कर रहे हैं और अपनी बहन का बता रहे हैं कि जो जैसे बहन मेरी दा कहती है, सम्मानने के लिए मैंने बता दिया। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकी। तो यहाँ लेखक है, लेखक अपनी खिड़की से देख रहे हैं, उनके आसपास कोई बंगला है, बंगले के पास जो अशोक वृक्ष होता है उसकी तरुवीर छाया में कोई चिड़िया बैठी हुई है और वो मतलब होते हैं चिचिहा रही है। तो उसकी आवाज़ सुन के उन्हें अपनी बहन की बातों की याद आ गई। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, यानी कि वो जब वो चल रहे थे तो सड़क के किनारे जो उनके पैर के तले चुरमुराए पत्ते, जो पत्ते होते हैं वो गिर नहीं जाते, और वो जब उन पे कोई पैर रखता है तो वो बहुत ही चुरमुरा से जाता है, आवाज़ आती है। तो वही वो बता रहे कि बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवीर से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते। तो ऊंचे तरुवीर से यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़ से गिरे पत्ते यहाँ पे बता रखे हैं, बड़े बड़े प्यारे प्यारे पत्ते, यानी कि तो यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे पत्ते, यानी कि जो पीले पत्ते हो जाते हैं ना, तो वो जो ऊंचे तरुवीर से गिर के जो पत्ते होते हैं, तो वो पेड़ से गिरने का कोई भी पत्ता आपने देखा होगा कि वो कैसा पीला हो जाता है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। तो यहाँ पे ये 6 बजे कोई सुबह जैसे गर्म होता है नहीं, कोई हवा चलती है, यहाँ पे एक तरह से वो बता रहे हैं, वो खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो ये सुबह 6 बजे जब ये नहाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें फील होता है ऐसे कि कोई हवा आ रही है, ठंडी सी आ रही है, थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी वैसी नहीं होती नॉर्मल टाइप की, फिरकी सी, इनके शरीर को थोड़ी सी टच होकर फिरकी से लेके चली गई। तो इन्हें ऐसा तब भी इन्हें महसूस होता है कि हाँ थोड़ा वसंत आ गया। तो यही हमें बता रहे हैं। अब जो सेकेंड पैराग्राफ है वो मेरी बहन स्वीटी डिस्कस करेगी। गाइस, मेरा नाम स्वीटी है। अब मैं आपको आज का जो दो हैं आपकी जो किताबें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि इस किताबें में आपको पहले से पता चल रहा है कि जो लेखक है वो वसंत के बारे में चित्र कर रहे हैं यहाँ पे, कि उन्हें हर चीज़ कैसे कैलेंडर से मालूम होती है, ना कि देख के मालूम होती है। तो अब मैं यहाँ पे आज जैसे कि आप तो पहले ब्यूटी ने पहले से सारा बता दिया, तो मैं आपने इसकी किताबें से शुरू करती हूँ। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना थी बसंत आया। तो वो जो कवि है वो कहते थे फुटपाथ पे चलते चलते उन्हें पता चला कि हाँ कल बसंत आया है। उन्हें ये कैलेंडर से मालूम था, मतलब उसे कैलेंडर से मालूम, मतलब फुटपाथ पे चल रहे होते तो उन्हें कैलेंडर से मालूम थी बात की बसंत आया है। तो वो बोलते फुटपाथ पे चलते चलते उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं पहचानी थी बसंत, अभी कैलेंडर से उन्हें मालूम हुआ थी बसंत आया है। ये तभी कहते हैं अपने बारे में। अमूद दिन अमूद बार मदन महीने की होवेंगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी ये था प्रमाण। और कई बार ऐसा हुआ था उनके साथ, जब भी पंचमी आती थी ये सब उन्हें किसी कैलेंडर से मालूम होता था। दफ्तर में छुट्टी थी इससे पता चलता कि हाँ दफ्तर में छुट्टी, तो आज तो छोड़ पंचमी है या फिर इसलिए छुट्टी है दफ्तर में, बसंत ऋतु शुरू होते हैं इसलिए छुट्टी दी है दफ्तर में। तो उन्हें कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टियों से सारी चीज़ें पता चलती थी, ना कि प्रतापी सौंदर्य को देखती पता चलती थी। इन सब चीज़ों थी जो बसंत पंचमी थी सब थी, आने तक परिणाम उनकी छुट्टी होती थी या फिर कैलेंडर से उन्हें मालूम होता था। और